तो हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। मैंने ये बता दिया था कि हमको यहाँ ये सारी रिएक्शंस मोनोसैकेराइड्स की पढ़नी है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो, वो क्या, हम करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करते हैं किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है C6H12O6, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले जब नहीं पता था, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था, तब इसका स्ट्रक्चर नहीं पता था, तो क्या एनालिसिस करके इसका स्ट्रक्चर पता लगाया गया, वो एक चीज़ देखो। सबसे पहले इसमें क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होने की, ठीक है। तो उस OH ग्रुप को मतलब आइडेंटिफाई कर, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से उन्होंने ये तो गैस कर लिया था कि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले Ac2O और पिरिडीन से इसकी रिएक्शन कराई। तो OH ग्रुप क्या होता है, पिरिडीन का OH ग्रुप, देखो OH ग्रुप जिस पिरिडीन से रिएक्शन करता है, पिरिडीन मतलब कि क्या, ये वाली रिंग है ना, हमने पढ़ा हुआ है। तो इस केस में ये जो लोन पेयर है, इस OH के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ O नेगेटिव बन जाता है। फिर ये O नेगेटिव क्या करता है, Ac2 यानी CH3OCO3 पे रिएक्शन करता है, और ये जब यहाँ अटैक करता है, ये वापस जाता है, ये यहाँ से आता है, OCH3 लीव कर जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हमें OAC मिल जाता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई कि अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो पिरिडीन से रिएक्शन करके O नेगेटिव बनाएगा और फिर वो बाद में जाके OAC में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने इस मॉलिक्यूल पे सबसे पहले OAC, Ac2O और पिरिडीन की रिएक्शन कराई। तो उन्हें क्या पता चला, उन्हें ये पता चला कि इसके 5 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए। कितने मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए, 5 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए। इसका मतलब ये कि वहाँ 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, OH ग्रुप इज प्रेजेंट, 5 OH ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है। ये उन्होंने यहाँ से कंफर्म कर लिया पहली स्टेप से। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, C6H12O6 में 5 तो OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें से अब क्या हुआ, अब सिर्फ एक ऑक्सीजन बच गई, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन बच गई, 5 ऑक्सीजन का तो हमने पता लगा ही लिया कि ये ऑक्सीजन का तो हमने पता लगा ही लिया कि वो OH के फॉर्म में है। अब हमें एक चीज़ ये देखनी है, दूसरी चीज़, कि वो जो दोनों OH ग्रुप प्रेजेंट हैं वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है या फिर अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मॉलिक्यूल को हीट करेंगे। आपको पता है कि अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक sp3 कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात आपको पता होगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हीट किया। ग्लूकोज को जब हमने हीट किया तो यहाँ नो ट्रेस ऑफ वाटर मिला हमको, यहाँ से वाटर रिलीज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक कार्बन पे केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये समझ में आता है हमें कि कुछ कार्बन के 5 कार्बन ऐसे होंगे और उन पे एक एक OH ग्रुप तो लगा होगा। इतना तो हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर लिया। ये वाला प्रेडिक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा क्या क्या, C6H12O6 है, तो उसमें बचा हमारा कि एक तो कौन बचा, कार्बन बचा हमारे पास। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारे पास एक कार्बन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बची हुई है और 6 हाइड्रोजन्स बचे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का तो कुछ नहीं, इनको तो हम कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगा सकते हैं, वो उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इशू किसका है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अब हमें ये देखना है कि ये वाला जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं मिलके। तो इसके लिए बहुत पॉसिबिलिटी है, कार्बन और ऑक्सीजन बचा है तो कार्बोनाइल ग्रुप होने की। ये तो दिमाग आप भी लगा लोगे। अब के सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है।
OH ग्रुप हमने पहले ही कंफर्म कर लिए कि 5 हैं। तो इस तरीके से अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद रिएक्शन करवाई, इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन C6H12O6 की रिएक्शन किससे करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई उन्होंने HCN से। ठीक है, अगर यहाँ हमको साइनोहाइड्रिन मिल रहा है, कौन मिल रहा है, साइनोहाइड्रिन मिल रहा है, इसका मतलब ये जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो देखो साइनोहाइड्रिन अगर मान लो कार्बोनाइल कंपाउंड है तो वो HCN से कैसे रिएक्शन करता है, CN यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, यहाँ कार्बन, यहाँ OH और यहाँ CN, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ पे साइनोहाइड्रिन मिलता है। तो इसका मतलब उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ इसमें एक एल्डिहाइडिक या कार्बन, मतलब उन्होंने ये कंफर्म किया कि इसमें एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हमें 5 तो OH ग्रुप मिल गए, है ना, एक CHO या CRO ग्रुप मिल गया, यहाँ हमका इतना हमें कंफर्म हो गया। अब देखो इसके बाद इसका एक और कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, हम इसको NH2OH से रिएक्शन करा दें। किससे करा दें, NH2OH से। तो यहाँ हमें ऑक्सिम मिल जाना चाहिए, तो यहाँ हमें क्या मिल गई, ऑक्सिम मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसी के बेस पे हमने जो डेफिनेशन दी थी, सबसे पहले एक डेफिनेशन दी थी कि ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मोर देन 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, तो वहाँ पे हमने देख लिए 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। एक यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, वो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर वो एल्डिहाइड हुआ तो ग्लूकोज होगा और अगर वो कीटोन हुआ तो फ्रक्टोज होगा। बाकी हाइड्रोजन को हम कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन किया। ठीक है, अब आते हैं हम रिएक्शंस पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन। तो इसमें रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन में मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था कि हमें NaBH4 का रिडक्शन करना है, NaBH4 पे बेस्ड रिएक्शन पढ़नी है। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा माना जाता है, NaBH4। NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम क्या करते हैं, जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये Na+BH4- होता है। तो यहाँ से H- जो है हाइड्राइड आयन अटैक करता है और इसको ऊपर भेजता है, और यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप और यहाँ पे हाइड्राइड ये यहाँ प्रेजेंट होता है, और इसके बाद इसमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं जिससे कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। तो इसी तरीके से देखो जब हम ग्लूकोज में कराते हैं या सबसे पहले हम ग्लूकोज में कराएं तो हमने देखो नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ मैं। अब हम ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, CH2OH CHOCHOH का 4 टाइम्स और यहाँ पे हमारे पास CH2OH। इसमें अगर आप NaBH4 डालोगे, क्या डालोगे, NaBH4 डालोगे या फिर जिंक और मरकरी, ये दोनों अगर आप डालते हो यहाँ पे ZnHg, तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो CHO है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, बाकी पूरा मॉलिक्यूल जो है वो वैसा का वैसा रहता है CH2OH। ठीक है, तो यहाँ आपको एक कंपाउंड मिल जाता है, ये एल्डिहाइड जो है वो इस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी तो कोई एल्डिहाइड नहीं है इसलिए बाकी पूरा मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही रहेगा। वहीं पे अगर आपको ये पता करना है कि कीटोन है या एल्डिहाइड है, तो अगर आपने मतलब ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप NaBH4 डाल के कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे क्या होता है CH2OH, यहाँ पे CO, फिर यहाँ CHOH का थ्राइस और यहाँ CH2OH। ठीक है, ये होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये होता है ग्लूकोज का। ये हमने लिखा ग्लूकोज, या मैं सीधा इसको लिखूँ ग्लूकोज ना लिख के मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, एल्डोज है ना,
और ये हमारे पास कीटोज है, मतलब जो कीटोन की शुगर है वो है कीटोज है ये हमारे पास, और वो हमारे पास एल्डोज था। तो अब मैं क्या करूं, कीटोज की अगर रिएक्शन कराऊं, कीटोज की अगर रिएक्शन कराऊं तो क्या होता है, देखना बहुत ध्यान से देखना। आप एल्डोज और कीटोज को डिफरेंशिएट कर सकते हो इस रिएक्शन से NaBH4 डाल के। तो हमने NaBH4 अगर डाला तो ये हाइड्राइड जो है वो इसको यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, मतलब कि ये प्लेनर है तो ये अबव साइड से भी अटैक कर सकता है और बिलो साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो ऊपर वाला CH2OH तो वैसा ही रहेगा। अब यहाँ जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो एक बार ये ऐसा हो सकता है CHOH का थ्राइस CH2OH, या फिर ये CH2OH COH H CHOH का थ्राइस CH2OH, ऐसा हो सकता है। तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर अगर आप देख रहे हो तो केवल एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप एल्डोज और कीटोज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप अगर NaBH4 डालोगे तो मान लो आपको सेम मॉलिक्यूलर, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होता है। अब आपको ये पता करना है कि ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें NaBH4 डाल देना। वहाँ से अगर आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो फ्रक्टोज है, और अगर एक ही प्रोडक्ट मिलता है तो वो ग्लूकोज है। ये हो गया। इसी तरीके से ये सेम रिएक्शन यहाँ पे जिंक Hg ZnHg भी दिखाता है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी ये वाले रिएक्शन दिखाएगा। अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं किसके साथ, HI और रेड फॉस्फोरस, रिएक्शन विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस। तो ये जो होता है ये होता है टेस्ट फॉर लीनियरिटी, लीनियरिटी टेस्ट होता है, मतलब कि ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो है वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर एसाइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब हम C6H12O6 को हम किससे HI रेड फॉस्फोरस से ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड अच्छा बन जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और हमको N-हेक्सेन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, N-हेक्सेन मिल जाता है, N-हेक्सेन मिल जाता है। इसका मतलब क्या कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो एक लीनियर चेन की तरह है, इसमें कहीं भी साइक्लिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये तीनों रिएक्शन हो गई। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो, तो हमने ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन में मैंने तीन बताया था कि हम पहले टॉलेंस रिएजेंट, फिर स्वेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट, इन तीनों का टेस्ट देखेंगे हमारे एल्डोज और कीटोज पे। तो सबसे पहले इनका काम क्या होता है ये देखो। अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इस पर अगर हम टॉलेंस रिएजेंट, स्वेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं तो ये क्या करता है, इसको RCOO नेगेटिव यानी एसीटेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एसीटेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ कीटोन पे COOR और ये सारे रिएजेंट्स डालोगे तो यहाँ आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलती, यहाँ क्या होता है, नो रिएक्शन। तो इस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि जो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिक सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट है वो भी हमें मतलब एल्डोज और कीटोज के डिफरेंशिएशन में हेल्प कर सकता है। यहाँ तक हम ये सोच सकते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल सोच रहे हैं। अब चीज़ ये देखो आगे कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो टॉलेंस रिएजेंट होता है। इसमें देखो AgNO3 प्लस 2NH3 और यहाँ पे बेसिक मीडियम तीनों में बेसिक होता है। ठीक है, उसके बाद AgNH3 का ट्वाइस और
प्लस, ये है ना रेड पीपीटी हमको मिलता है आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन हमको टॉलेंस रिएजेंट का क्या मिलता है, रेड पीपीटी मिलता है। इसके बाद अगर आप देखो कौन सा, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर टार्ट्रेट, कॉपर टार्ट्रेट होता है, ये भी बेसिक मीडियम में होता है OH माइनस, और यहाँ पे आपको Cu2O मिलता है, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है और रेड पीपीटी मिलता है। ये सब बातें एनालिटिकल केमिस्ट्री की है कुछ, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। कहीं भी ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कहीं भी किसी भी चैप्टर में पूछे जा सकते हैं, मतलब जहाँ इनका यूज है वहाँ ही पूछे जा सकते हैं, यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका पीपीटी रेड कलर का होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये नहीं, इसका पीपीटी रेड कलर का नहीं होता, ये तो ये सिल्वर है ना, तो ये नहीं। यहाँ पे देखो इसका पीपीटी रेड कलर का होता है। उसके बाद क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसमें क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड, बहुत सारे ऑप्शन आपको दे देंगे, क्यूप्रस सेलेक्ट करना है क्योंकि वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसके बाद देखो बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट में भी कॉपर होता है, लेकिन इसके साथ सिट्रेट होता है। कौन होता है, सिट्रेट होता है। यहाँ पे भी मीडियम बेसिक होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड ही मिलता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये सेम ऑक्साइड सेम रेड पीपीटी मिलता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तीनों रिएजेंट्स के बारे में, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इनकी रिएक्शन करा के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, एल्डोज वाला फॉर्म ले लेती हूँ। एल्डोज लिया मैंने, एल्डोज मतलब एल्डिहाइडिक फॉर्म, तो CHO CHOH का 4 टाइम्स CH2OH। तो इससे देखो ये CHO को मैं थोड़ा फैला कर लिख दूं तो आपको एल्डिहाइडिक फॉर्म लगने लगेगा। तो इसकी अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो आपको पता है मुझे एसीटेट आयन मिल जाएगा। ये मुझे एसीटेट आयन मिल गया, बाकी मॉलिक्यूल वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि और कहीं तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं अगर क्या लूँ, कीटोस फॉर्म लूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग या जो भी ये जो रूल है इनके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि या हमने एल्डोस फॉर्म लिया था तो हमें एसीटेट आयन मिल गया। अब मैं यहाँ CH2OH COO CHOH का 3 टाइम्स CH2OH लेती हूँ और फिर इन सारे रिएजेंट्स की रिएक्शन करा के देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये तो कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म पे तो हमारे ये रिएजेंट्स रिएक्ट ही नहीं करते, लेकिन मुझे यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम एसीटेट मिल रहा है, CH2OH CO नेगेटिव CHOH का थ्राइस और CH2OH। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमें पता है कि कीटोन के साथ तो ये रिएजेंट रिएक्ट ही नहीं करते, तो फिर यहाँ ऐसा क्या हो गया कि ये कीटोन के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ वो देखो, मैं अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में हर जगह बहुत फोकस करके लिखा है कि बेसिक मीडियम, यहाँ पे भी बेसिक मीडियम, यहाँ पे भी बेसिक मीडियम, यहाँ पे भी बेसिक मीडियम, तीनों जगह बेसिक मीडियम है। इसका मतलब कि इस बेसिक मीडियम की वजह से क्या हुआ, देखो ये चीज़ लिख लेना आप, मैं भी लिख दे रही हूँ यहाँ पे, है ना। generally these reagents does not react with these से मतलब मेरा है क्या, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। दिस रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विथ कीटोन but in case of fructose we get
एसीटेट आयन ड्यू टू बेसिक मीडियम। अब ड्यू टू बेसिक मीडियम ऐसा क्या हुआ कि हमको एसीटेट आयन मिल रहा है, ये बता दो आप, ठीक है। तो इसमें ये हुआ, क्या हुआ देखो, बेसिक मीडियम में क्या होता है, जो कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है और इसके यहाँ पे क्या है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जिन्होंने नेम रिएक्शन पढ़ लिया है उनके लिए तो ये चीज़ बहुत आसान है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको अब तक पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने दोनों बैच में नेम रिएक्शंस तो ख़त्म करवा ही दिया है, तो उन्होंने नहीं पढ़ा तो उनकी गलती है। यहाँ पे 3 और ये CH2OH। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, अगर अल्फा पोजीशन पे कोई कीटो मतलब कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे अगर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, इनोल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे देखो एक बार मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ये CO है और ये अगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो ये बेस जो है ये इस हाइड्रोजन को लेके जाता है और यहाँ पे नेगेटिव जनरेट करता है इसको, फिर ये यहाँ आगे बढ़ जाता है और यहाँ से ऐसे इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद इनोल बना लेता है। इस तरीके से इनोल फॉर्म बन जाता है। तो सेम यहाँ पे भी इन रिएजेंट्स के बेसिक मीडियम की वजह से क्या होगा, ये जो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, ये वाला COH, एक हाइड्रोजन CH2OH। यहाँ से मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालूं, जब मैंने ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो C नेगेटिव, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे COO, बाकी ये पूरा ऐसा का ऐसा है, ठीक है। इसके बाद देखो जब ये वापस आएगा ये यहाँ जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ जाएगा तो हम देखेंगे COH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था और बाकी मॉलिक्यूल पूरा वैसा का वैसा। अब ये इनोल फॉर्म बन गया। अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, ये वाला जो है ये यहाँ वापस आए और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाए। ये वाला बॉन्ड जब आगे शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, उसको हम हाइड्रोजन दे देंगे एक, तो उस तरीके से क्या होगा, आपको यहाँ पे COH एल्डिहाइड फॉर्म मिल गया और यहाँ COH और यहाँ हाइड्रोजन, इस तरीके का फॉर्म मिल गया। तो आपको यहाँ पे एसीटेट आयन मिल जाएगा। मेरे से शायद इसमें ये जो एसीटेट आपको मिलेगा ना, ये यही मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये जो एसीटेट आयन है वो आपको वही मिलेगा CH2OH, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा, सेकंड पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म बन गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज, आप बाकी पूरा मॉलिक्यूल वैसा का वैसा, फिर उसको हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे उन सारे रिएजेंट से, तो वो हमें एसीटेट आयन दे देगा, जो हमने पिछली स्लाइड में लिखा। अब एक चीज यहाँ से ये देखो कि यहाँ पे ये वाले जो कॉन्फ़िगरेशन आई है वो इस तरीके से ना आकर किस तरीके से आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ जो CHO बना है ऊपर और नीचे एक कॉन्फ़िगरेशन आई है OH और H और बाकी मॉलिक्यूल वैसे ही, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से भी तो आ सकती थी, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से भी आ सकती थी, ठीक है। तो देखो अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आती है दूसरे वाले कार्बन पे इस तरीके से आती है तो आपको पता है कि वो क्या है, ग्लूकोज है, और अगर इस तरीके से आती है तो वो क्या है, मैनोज है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से अगर चेंज होती है तो वो क्या है, ग्लूकोज और मैनोज। और अगर यहीं पे हम इसको देखें, ये कहाँ से लाए हम, ये लेकर आए हम फ्रक्टोज से। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक मीडियम में जो ग्लूकोज है वो मैनोज, ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज जो है वो तीनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अगर आप बेसिक कंडीशन लोगे तो वहाँ ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, मैनोज भी प्रेजेंट होगा और फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होगा। ये बात आपको समझ में आई। टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट और ये जो फॉल्वेलिंग सॉल्यूशन है वो कीटोन को क्यों रिड्यूस कर पाते हैं, क्यों एसीटेट आयन बना पाते हैं,
ऑक्सीडाइज करा पाते हैं। क्यों एसीटेट आयन बना पाते हैं? क्योंकि इनॉल फॉर्मेशन की वजह से, बेसिक मीडियम की वजह से वहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और बेसिक मीडियम होने की वजह से इनॉल फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से ऊपर वाला जो CH2OH है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसका एसीटेट आयन बन जाता है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और बेसिक मीडियम में ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं एक साथ, और जो ये तीनों रिएजेंट हैं वो एल्डोज और कीटोज को, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आपको C6H12O6 दिया है और आप चाहो कि इन रिएजेंट से पता लगा लो कि फ्रक्टोज है या ग्लूकोज है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरी कहानी खत्म हो गई इन तीनों रिएजेंट्स की। अब हम नेक्स्ट रिएजेंट पढ़ते हैं विच इज कॉन्क HNO3। ठीक है, थैंक यू सो मच।